प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मनोहर मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलखुर्द, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। ऑनलाइन क्लासेज अजताल कॉलेज शिक्षा जयपुर राजस्थान द्वारा जो हमारी सतत रूप से जारी है, उसी क्रम में हम सांख्यिकी का जो कोर्स चल रहा था उसका आज महत्वपूर्ण टॉपिक स्टूडेंट्स विषमता का अध्ययन करना चाहेंगे। विषमता के हमने पूर्व व्याख्यानों में भी अध्ययन किया। आज हम काल पेशन का विषमता और विषमता गुणांक का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें यहाँ पर एक्स और एफ, एक्स हमें कंटिन्यूस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज दोनों तरह से दिया हुआ हो सकता है, साथ ही साथ हमें बारंबारता भी दी हुई हो सकती है। हम एक सवाल के द्वारा समझना चाहेंगे कि काल पेशन का विषमता गुणांक किस प्रकार निकाला जाता है। तो हमें एक सवाल दिया हुआ है, मान लीजिए x दिया हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और f दिया हुआ है बारंबारता 3, 6, 9, 13, 8, 5, 4। तो हम जानते हैं कि काल पेशन का जब हम फॉर्मूलों का अध्ययन किया था तो उसका विषमता निकालने का जो दो सूत्र हमने लिए थे कि x बार माइनस जेड, दूसरा था 3x बार ब्रैकेट x बार माइनस n, यानी माध्य और अगर भूलक से हम विषमता निकालें तो विषमता थी x बार माइनस जेड, और अगर हम माध्यिका और समांतर माध्य से निकालना चाहें तो विषमता थी हमारी 3 ब्रैकेट x बार माइनस m, और अगर हम विषमता गुणांक निकालें तो उनको प्रवाह विचलन निकाल कर x बार माइनस जेड को प्रवाह विचलन से डिवाइड कर, दूसरे में 3 ब्रैकेट x बार माइनस m अपॉन सिग्मा, सिग्मा में प्रवाह विचलन, यानी ये गुणांक होगा। अब हमें जो सवाल दिया हुआ है, चाहे हम इस फॉर्मूले के द्वारा विषमता गुणांक निकालें, चाहे इसके द्वारा, दोनों ही फॉर्मूले काल पेशन के हैं। तो हम देखें कि हमें एक तो समांतर माध्य निकालना है, चाहे हम इस फॉर्मूले को यूज करें, इसको करें। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमें बहुलक चाहिए, इसका यूज करते हैं तो हमें माध्यिका चाहिए। एक बात तो हमें क्लियर हो गई। और गुणांक निकालने के लिए दोनों ही फॉर्मूले में हमें साथ ही साथ प्रवाह विचलन भी निकालना है। तो सबसे पहले समांतर माध्य तो हमें निकालना ही होगा, जो कि दोनों फॉर्मूले में हमें यूज आता है। तो मान लीजिए हम एक कल्पित माध्य, हमारे पास समांतर माध्य निकालने के लिए या तो हम fx अपॉन n, f और x को गुणा करके एक कॉलम बना ले fx, उसका टोटल अपॉन n का मतलब f का टोटल, तो जो आएगा वो समांतर माध्य होगा सिंपल तरीके से। या हम कल्पित माध्य द्वारा भी हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो हम कल्पित माध्य के लिए हम समांतर माध्य निकालते हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। अब a क्या है, a हमें जो मीन मानना पड़ेगा वो x में है। मान लीजिए हम a बराबर 9 मानते हैं, मान लीजिए, और भी मान सकते हैं, हम 10 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, इस सीरीज से बाहर भी मान सकते हैं। तो जब हम dx निकालते हैं तो वो होता है x माइनस a, x माइनस a माइनस x नहीं होता है, क्यों होता है x माइनस a, यानी हर x को हम लेंगे, a को माइनस करेंगे। पहला x 6, 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, माइनस 1 0, प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3। हम अगर dx का हम टोटल देखें तो यहाँ पर 0 है, तो यह हमारा होगा dx। अब हमें चूंकि प्रमाण विचलन भी निकालना है तो एक कॉलम हमें और बनाना है d स्क्वायर x का, फिर इन दोनों ही कॉलम्स को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम स्क्वायर करें तो इसका हो गया 9, इसका हो गया 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 4 और ये 9, ये हुआ हमारा d स्क्वायर x। अब चूंकि अगर हमें समांतर माध्य या प्रमाण विचलन निकालना है तो उसके लिए हमें अगर f नहीं दिया होता तो हम dx और d स्क्वायर x का ही टोटल कर लेते, बट हमें f दिया हुआ है, इसलिए हमारे जो कॉलम बनेंगे f बनेगा f इंटू डी एक्स का और एक बनेगा f इंटू डी स्क्वायर x का। यानी ये जो दोनों कॉलम्स हमने निकाले हैं, इन दोनों को ही f से मल्टीप्लाई करके हम f इंटू डी एक्स और f डी स्क्वायर x निकालेंगे। तो पहले f डी एक्स निकालें तो ये हो गया माइनस 9 माइनस 12 माइनस 9 0 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 12। इसका हम जो टोटल करेंगे वो हो जाएगा सिग्मा एफ टी एक्स। तो 9 18 12 30
और ये हो गया हमारा 22 और 8 30 यानी 0, यानी एफ डी एक्स का अगर हमने टोटल किया तो वो 0 आता है। अब हम f इंटू डी स्क्वायर एक्स करेंगे, ये हो गया हमारा 27, ये हो गया हमारा 24, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 36। अगर हम सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है इसका टोटल 7 और 4 11 20 28 और 34 कैरी फॉरवर्ड 2 2 to 4 6 8 और 2 4 7 11 20 28 36 4 3 कैरी फॉरवर्ड 5 7 9 12 यानी 124। अगर हम डी स्क्वायर एक्स का टोटल करते हैं तो ये हमारा आता है इतना। अब हमें यहाँ पर 3 चीजें हम निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका बहुलक निकालना था तो जो सबसे बड़ा एफ है उसमें बहुलक तो हम डायरेक्ट ही इसका एफ जो सबसे बड़ा था 13 उसके सामने बहुलक तो वो हमारा 9। तो अगर हम पहले सूत्र द्वारा अगर हम देखें तो बहुलक जो सबसे बड़ा एफ है इंडिविजुअल सीरीज में केवल और केवल सबसे बड़ा एफ को देखकर ही डायरेक्टली बहुलक का कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर कंटिन्यूअस सीरीज होती तो हम ग्रुपिंग करते तो फिर वर्ग निकालते और फिर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई फॉर्मूला लगाकर बहुलक की गणना करते। बट चूंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो जो सबसे बड़ा एफ है उसके सामने जो x है वही बहुलक हुआ, तो बहुलक की वैल्यू हमारी हुई 9। अब हम इसका निकालना चाहते हैं समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हो गया हमारा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पर a हमारा हुआ 9 और एफ डी एक्स की वैल्यू हुई हमारी 0 और n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जितनी हमारा नंबर आइटम है वो होते हैं, लेकिन यहाँ पर f होने के कारण जो हमारा n की वैल्यू हुई वो हमारी हुई 48। इसलिए हम x बार अगर हम देखें तो वो हुआ हमारा 9, इसलिए x बार की वैल्यू भी हमारी 9 है। अगर हम पहला सूत्र में अगर हम विषमता अगर निकालना चाहें तो हमारी हुई s के बराबर x बार माइनस z, तो हमारी जो विषमता निकल कर आई वो हुई 9 माइनस 9 0, यानी इस सवाल के अनुसार काल्पनिक की विषमता 0 है, अर्थात ये पूरी तरह से सिमेट्रिक है, किसी प्रकार की विषमता नहीं है। अगर हम इसी सवाल में उसका गुणांक निकालना चाहें तो गुणांक निकालने के लिए हमें चाहे दूसरा सवाल यूज करें चाहे हम पहला सूत्र यूज करें, उसके लिए हमें प्रमाप विचलन भी निकालना होगा। हम प्रमाप विचलन का जो फॉर्मूला है हमने देखा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो हमारे पास एफ डी स्क्वायर एक्स है, इसका टोटल हमें दिया हुआ है 124 और एन है हमारा 48 और इसका हमने जो टोटल निकाला वो था एफ डी एक्स का 0 और ये था हमारा 7 का होल स्क्वायर, यानी 124/48 का होल स्क्वायर। ये हमारी जो निकल कर आया वो आया लगभग 2.58 डिवाइड करने पर, और इसका जो वर्गमूल आया वो लगभग 1.6, यानी प्रमाण विचलन की वैल्यू जो आई वो लगभग 1.6 हुई। अब अगर हम इसका गुणांक निकालना चाहें तो पहला फॉर्मूले के अनुसार x बार मानी z अपॉन प्रमाण विचलन यानी 9 मानी 0 अपॉन 1.6, तो 0 अपॉन 1.6 यानी 0, यानी इसका जो गुणांक है वो भी 0 होगा, यानी विषमता भी 0 और गुणांक भी 0। अगर हम दूसरे फॉर्मूले का यूज करें और इसके हम विषमता निकालें तो हमें, और यह गुणांक विषमता गुणांक निकालें तो प्रमाप विचलन हम निकाल चुके हैं, मीन हम निकाल चुके हैं, हमें इसके लिए उसकी माध्यिका और निकालनी होगी। और माध्यिका निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें जो चीजें दी हुई है उसका हम एफ दिया हुआ है उसका हम CF बनाएंगे और CF बनाकर हम उसकी माध्यिका की कैलकुलेशन करेंगे।
तो इसी सवाल में अगर हम इसकी माध्यिका निकालें तो CF बराबर हमारा हुआ 3, ये 3 इंटू 9, ये हुआ 18, 31, 39, 44, 48। जब हम माध्यिका की कैलकुलेशन करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम साइज ऑफ n+1/2 पद। तो यहाँ हमारा हुआ n+1 48 + 1/2 पद यानी 49/2 पद। तो ये हम देखा तो ये आया 24.5 पद। 24.5 ये माध्यिका नहीं है, 24.5 पद माध्यिका है। तो ये किस CF में होगा ये हम देखते हैं कि ये 18 कम है 31 में होगा। तो ये इसके सामने जो x हुआ अर्थात जो हमारी मीडियन आई वो भी 9 हुई, अर्थात क्योंकि 24.5 31 के अंदर आएगा और उसकी मीडियन x 9 होगा। अगर हम इस सूत्र के अनुसार विषमता निकालें तो 3x बार - n, तो ये हुआ 3 9 - 9 3 इंटू 0 यानी 0, यानी इस सूत्र के अनुसार भी हमारी जो विषमता है उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर हम इस सूत्र द्वारा विषमता गुणांक निकालना चाहें तो 3x बार - n ब्रैकेट अपॉन सिग्मा, तो 3 9 - 9 अपॉन 1.6, क्योंकि प्रभाव विचलन हम पहले निकाल चुके हैं। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हुआ हमारा 3 0 अपॉन 1.6 यानी 0, यानी दूसरे सूत्र से भी अगर हम देखें तो विषमता गुणांक भी 0 आता है। इस प्रकार हमने देखा कि हम काल्पीय स्तंभ का विषमता गुणांक x - z से निकालें और विषमता निकालें और डिवाइड प्रमाण विचलन करके उसका गुणांक निकालें, या माध्यिका का अगर हम यूज करते हैं तो 3 ब्रैकेट x बार - m से हम उसकी विषमता निकालें, और अगर विषमता गुणांक हम निकालना चाहें तो 3 ब्रैकेट x बार - m अपॉन सिग्मा, सिग्मा मतलब प्रभाव विचलन। तो दोनों से ही हमने देखा कि विषमता गुणांक और विषमता की जो वैल्यू है वो एक ही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि काल्पीय स्तंभ का विषमता और विषमता गुणांक की कैलकुलेशन इस प्रकार की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम कुछ नए टॉपिक्स लेंगे और उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।